सर मैं तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, तो क्या मैं यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता हूँ? सर मैंने तो कभी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करी है, मैंने तो कभी हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी कभी देखा भी नहीं है, तो क्या मैं एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करके उसको क्रैक कर सकता हूँ लिमिटेड टाइम में? सर मैं तो जॉब के साथ तैयारी करने की सोच रहा हूं, तो क्या मेरे सिलेक्शन के चांसेस हैं थोड़े बहुत? क्या मैं उन लोगों से compete कर पाऊंगा जो लोग फुल टाइम इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो आप लोगों को एपीएफसी एग्जाम की फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन करने से रोक रहे होंगे, जिनका आंसर हम यहां पर ढूंढने की कोशिश करेंगे इन वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुराने जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं 2023 के एपीएफसी एग्जाम के, उनकी प्रोफाइल बताऊंगा और आप लोगों को इन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा विद वैलिड प्रूफ कि देखो अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि भाई इस एग्जाम के बारे में कौन कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए, तो आपके पास हमारी कंप्रेहेंसिव गाइडबुक पक्का होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट डिकोडेड सिलेबस मिलेगा, जहां पर आपको पता लगेगा भाई एक्चुअली मुझे इस एग्जाम के लिए रीड क्या करना है। फिर आपको दोस्तों पता लगेगा सॉल्व पीवाईक्यूज के बारे में, जो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और सॉल्व पीवाईक्यूज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी प्रिपरेशन का, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि भाई एक्चुअल एग्जाम रिक्वायरमेंट क्या है। एंड दोस्तों यहां पर आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी मिलेगी, जिसको फॉलो करके आप एपीएफसी एग्जाम की एक बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये जो गाइडबुक है ये आपके लिए टोटली फ्री है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अब उन सवालों के आंसर जानने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर हम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस हैं भी या नहीं है? क्या इन बैकग्राउंड के लोगों का पहले पास्ट में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? ये वीडियो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम चीज़ें कवर करने वाले हैं मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। इस सेशन में हम 159 के 159 स्टूडेंट्स को जो है स्टडी करने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतने लोगों का डाटा नहीं है। हमारे पास 53 लोगों का जो है डाटा था, उस डाटा के बेसिस पे मैंने प्रेजेंटेशन जो है प्रिपेयर करी है, और उन 53 बच्चों की प्रोफाइल से हम इन क्वेश्चंस के आंसर जो है ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर देता हूं। हमारा पहला क्वेश्चन था कि भाई आई एम फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, मैंने कभी अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी है, ठीक है, ऑडिटिंग मैंने कभी नहीं पढ़ी है, तो क्या ये एग्जाम में क्रैक कर सकता हूं विदाउट दी प्रायर नॉलेज ऑफ दोज कंपोनेंट जो कि कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं? सेकंड मेरा क्वेश्चन क्या था कि सर मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूं, मेरे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है प्रिपरेशन का, तो क्या ये एग्जाम में जो है प्रिपेयर करके क्वालिफाई कर सकता हूं? क्या पहले कभी कुछ ऐसे लोग क्वालिफाई हुए हैं इस एग्जाम में जिनका जो है जॉब के साथ जिन्होंने प्रिपरेशन किया हो? फिर एक क्वेश्चन क्या है कि सर मैंने कभी यूपीएससी की प्रिपरेशन करी नहीं है, मैंने कभी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम नहीं दिया है, मैंने कभी तैयारी भी नहीं करी, मैंने कभी हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स इनको नहीं पढ़ा है, तो क्या ये एग्जाम में क्लियर कर सकता हूं एपीएफसी का, जहां पर काफी जो कंपोनेंट है वो यूपीएससी प्रिपरेशन से ओवरलैप करते हैं? फिर को डाउट क्या आता है कि सर मैं 30 की एज क्रॉस कर चुका हूं, ठीक है, मैं काफी पहले ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट करी थी, अब तो काफी टाइम हो गया पढ़े हुए, तो क्या अगेन मैं प्रिपेयर करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं? तो इन क्वेश्चन के आंसर अब हम ढूंढते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड की। देखिए काफी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई एपीएफसी एग्जाम में कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड के, तो शायद कॉमर्स की नॉलेज यहां पर चाहिए होगी अगर आप इन एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। बट अगर आप इन 53 स्टूडेंट के ग्रेजुएशन प्रोफाइल को देखेंगे तो आपको एक बहुत क्लियर कट आंसर मिलेगा कि भाई इनमें से बहुत कम लोग जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है कॉमर्स बैकग्राउंड के थे। हमारे पास जो 53 बच्चे हैं उनमें से सिर्फ 3 बच्चे ऐसे हैं, आप सरप्राइज होंगे मुझे लगता है, बट सिर्फ 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड था। बाकी जो बच्चे हैं बीए बैकग्राउंड के, बीएससी बैकग्राउंड के, बीटेक बैकग्राउंड के, मैक्सिमम जो बच्चे थे वो तो बीटेक बैकग्राउंड के 23 बच्चे जो है बीटेक बैकग्राउंड के हैं, बीए के 12 बच्चे हैं और बीएससी बैकग्राउंड के 15 बच्चे हैं। तो 53 में से सिर्फ 3 बच्चे, मतलब ये बहुत ही कम परसेंटेज, लेस देन 1% बच्चा ऐसा है, लेस देन 10% बच्चा ऐसा है जो कि आपका बीकॉम फील्ड से बिलोंग करता है। तो यहां पर आप लोगों को इससे मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि भाई कॉमर्स वाले बच्चों का इस एग्जाम में सिलेक्शन होना ये कोई थंब रूल नहीं है, और ना ही पास में ऐसा हुआ है। तो अगर मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का भी हूं तो मैं अच्छी मेहनत करके अच्छे एफर्ट डाल के इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं। ये लेसन आप लोगों को क्लियरली यहां से मिल गया होगा। तो मैं एक और बात आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा कि काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि सर अगर मैं आईआईटी से हूं, अगर मैं एनआईटी से हूं, या फिर मैं एम्स से हूं, अगर मैं बहुत अच्छे कॉलेज से हूं, तो शायद इस एग्जाम में मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, इस एग्जाम को जल्दी क्वालिफाई कर सकता हूं, इजीली क्वालिफाई कर सकता हूं। दोस्तों ऐसा भी कोई रूल नहीं है। मैंने इन बच्चों की प्रोफाइल अच्छे से स्टडी करी है, इन लोगों ने हमारे पास मॉक इंटरव्यू दिए थे या फिर हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड थे, तो इन बच्चों के कॉलेजेस बहुत ही नॉर्मल कॉलेजेस हैं, बहुत हाई फाई कॉलेजेस नहीं है। तो अगेन आपका पास्ट उतना मैटर नहीं करता, आप आगे कितनी मेहनत करने के लिए रेडी हैं, कितने एफर्ट डालने के लिए रेडी हैं, वो डिसाइड करेगा कि भाई आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। तो अपना पास्ट बैगेज करिए मत करिए, एक कॉन्फिडेंस कैरी करिए कि भाई अब मैं बहुत मेहनत करूंगा, अपने पूरे एफर्ट डालूंगा और इस बार एग्जाम क्रैक करूंगा। तो यहां पे इस पर्टिकुलर स्लाइड पे आपको 2 क्वेश्चन के आंसर मिले। पहला आंसर क्या था कि भाई कॉमर्स बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और दूसरा आंसर आप लोगों को क्या मिला कि अच्छा कॉलेज
बीटेक या बीए के टाइम पर होना वो भी मैटर नहीं करता, हमारी सिलेक्शन का वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज कवर करते हैं भाई यूपीएससी बैकग्राउंड वाले कितने थे। तो यूपीएससी बैकग्राउंड वाले पे मैं आपको पहले ब्रॉड नंबर बताता हूं कि यूपीएससी सीएससी एग्जाम कितने लोगों ने दिया था और कितने लोगों ने नहीं दिया था। तो यहां पर आउट ऑफ 53 31 लोग ऐसे थे जो कि यूपीएससी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और 22 लोग ऐसे जो कि नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड के हैं। तो अराउंड 42% बच्चे हमारे पास ऐसे थे जो कि 53 में से नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड के थे, जिनका कोई पास्ट यूपीएससी जो है बैगेज नहीं था, जिन्होंने कभी यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करी है, जिन्होंने एपीएससी एग्जाम को पहली बार जो है डील किया है विदाउट एनी यूपीएससी प्रिपरेशन और इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों अगेन अगर ये लोग कर सकते हैं, 22 लोग कर सकते हैं आउट ऑफ 53 इस एग्जाम को क्वालिफाई विदाउट प्रायर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी एग्जाम, तो आप लोग भी कर सकते हैं। सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप लोगों ने कर रखी है तो आपको एडवांटेज देगा, लेकिन वो एडवांटेज बहुत कम बच्चे उठा पाते हैं। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में देखो, लगभग 4 लाख लोग हर बार एग्जाम देने जाते हैं, फॉर्म ज्यादा लोग भरते हैं लेकिन इतने लोग लगभग पेपर देने जाते हैं। इनमें से अगर आप सीरियस कैंडिडेट को निकालो तो हार्डली 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत मेहनती या फिर बहुत सिंसियरिटी के साथ तैयारी कर रहे होते हैं यूपीएससी सीएससी एग्जाम की। तो आपका जो कंपटीशन है ना वो लगभग 20,000 बच्चे बचे केवल, ना कि 4 लाख लोग। तो 3,80,000 लोगों से आपका कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन सिर्फ 20,000 लोगों से है। तो आपको उनकी फिक्र होनी चाहिए, आपको उनका लेवल मेंटेन करने के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। और ये प्रिपरेशन आप जो है एक स्क्रैच से भी स्टार्ट करके कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई आपको पहले वो प्रिपरेशन होनी चाहिए थी। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी एग्जाम का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो ऐसे लोगों ने कहीं ना कहीं प्रिपरेशन को अर्ली स्टार्ट किया होगा। इन्होंने सिर्फ नोटिफिकेशन के बाद प्रिपेयर करके एग्जाम नहीं फोड़ा होगा, वो बहुत ही मुश्किल टास्क है। क्योंकि अगर आपने पहले कभी जीएस नहीं पढ़ा है, पहले कभी क्यूआरए नहीं पढ़ा है और सिर्फ 127 दिनों में इन सब कंपोनेंट को पढ़ के आप एग्जाम निकाल लो, तो ये बहुत ही विचित्र एक घटना होगी, जो कि एक्सेप्शन है ना कि कोई रूल है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों का नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड है तो आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि आप इनके लेवल पे आके फिर अपने आप को कंपटीशन में एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे जो है उतार पाओ। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड वाले हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, बट इस केस में आपको प्रिपरेशन को अच्छे से प्लान करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन से पहले ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स की बात भी करें तो यूपीएससी एस्पिरेंट में भी हमें डिफरेंट कैटेगरी देखने को मिलती है। लगभग 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ यूपीएससी का एक ही अटेम्प्ट दिया था अभी तक। लगभग 11 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुके थे यूपीएससी का। 4 या 5 अटेम्प्ट वाले 7 लोग थे और ग्रेटर देन 5 अटेम्प्ट वाले 3 लोग थे। तो यहाँ पे देखो, अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें यूपीएससी में जो 31 स्टूडेंट थे, उनमें से भी वो लोग जो है हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं यूपीएससी को अच्छे से झेल चुके थे, जो यूपीएससी को समझ चुके थे। 11 लोग, 7 लोग और 3 लोग, लगभग हमारे 20 लोग ये हो गए। तो 20 लोगों ने यूपीएससी को अच्छे से समझा, 21 लोग इन्होंने अच्छे से इनको जाना और यूपीएससी का जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने यहाँ पे यूटिलाइज किया। तो दोस्तों यूपीएससी एग्जाम का फायदा एपीएफसी में उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिन्होंने यूपीएससी प्रिपरेशन ढंग से कर रखी है, वहां पे बहुत तगड़े एफर्ट डाल रखे हैं और वो जो एक्सपीरियंस यूपीएससी ने उनको प्रीलिम्स एग्जाम में दिया है, उनका एडवांटेज उन्होंने इस एग्जाम में लिया है। तो ये अगेन आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एग्जाम निकालना आसान नहीं है। सिर्फ सिंसियर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एग्जाम निकालना थोड़ा सा जो है ईजी है, थोड़ा एडवांटेज है उन लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक और बात करते हैं कि वर्किंग वर्सेस नॉन वर्किंग कितने थे। देखो, आप में से काफी लोग ये जानना चाह रहे थे कि सर हम जॉब के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम 53 में से 23 लोग ऐसे थे जो कि वर्किंग थे और 30 लोग ऐसे थे जो कि नॉन वर्किंग थे। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो लगभग 44% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने विद जॉब इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। और यहाँ पर रैंक 1 सचिव नारा सर जॉब के साथ तैयारी कर रहे थे, पूनम चावला मैम जो है जॉब के साथ तैयारी कर रही थी, निशांत ओझा सर जॉब के साथ तैयारी कर रहे थे। तो देखो, जॉब के साथ तैयारी करके लोगों ने एग्जाम निकाला है। बट अगेन ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि भाई आप भी निकाल लोगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इन लोगों ने बहुत मेहनत करी, इन लोगों ने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालने, इन्होंने कहीं ना कहीं प्रिपरेशन को बिफोर नोटिफिकेशन प्लान कर लिया था और काफी अच्छे से उस प्लान को एग्जीक्यूट किया है। इन्होंने डेली कंसिस्टेंसी के साथ 5 से 6 घंटे प्रिपरेशन करी है। तो देखो, सिर्फ ये सोचने से कि भाई जॉब वाले बच्चे हो रहे मैं भी हो जाऊंगा, नहीं, आपको उनकी तरह बाकी चीजों को भी मैनेज करना पड़ेगा, आपको बाकी प्रिपरेशन का लेवल उनकी तरह बनाना पड़ेगा, तब जाकर आप वो चांसेस होल्ड करेंगे सिलेक्शन के। तो यहाँ पे अगेन ये बात ध्यान रखिएगा कि वर्किंग प्रोफेशनल होना या ना होना सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता, आपकी मेहनत सिलेक्शन डिसाइड करती है। क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल भी एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं और काफी अच्छे नंबर में सिलेक्ट हुए हैं। तो आप लोग अगर वर्किंग प्रोफेशनल बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आपके भी सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो एक पॉइंट और देखेंगे, एज कैटेगरी। तो यहाँ पर पहली कैटेगरी है जिनकी एज 25 से कम है, सिर्फ 9 ही बच्चे ऐसे थे जिनकी एज 25 से कम है और 19 बच्चे ऐसे थे जिनकी एज 25 और 30 के बीच में है और 25 लोग ऐसे थे जिनकी एज 30 से ज्यादा है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग एक पॉइंट था, बट फिर मुझे समझ आया कि भाई एपीएफसी एग्जाम की हम बात कर रहे हैं जहां पर लोग यूपीएससी के अटेम्प्ट या तो कंप्लीट कर चुके हैं
या फिर यूपीएससी में काफ़ी पसीना बहा चुके हैं, तो वो लोगों की एज क्योंकि 30 के आसपास हो चुकी है और वो बाकी अटेम्प्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बाकी एग्जाम्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट विद ग्रेटर देन 30 एज हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर आप भी ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी में काफ़ी मेहनत कर चुका है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा और बाकी ऑप्शन जिसके लिए क्लोज होते जा रहे हैं, तो उसके लिए एपीएससी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब में एंट्री करने का, अपने सिलेक्शन के चांसेस इंश्योर करने का। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि एज इज नॉट अ बैरियर फॉर सिलेक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एज आपका बैरियर है, बट अगेन यहां पर आपको मेहनत करके एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन प्लान अपना फॉलो करना पड़ेगा और आपके भी सिलेक्शन के चांसेस फिर हाई हो जाएंगे। तो ये कुछ प्रोफाइल्स थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा था, ठीक है, डिफरेंट नंबर्स में आपसे शेयर कर रहा था ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिले, एक मोटिवेशन मिले कि भाई हाँ, मेरी तरीके के लोग सिलेक्ट होते हैं और अगर वो सिलेक्ट हुए हैं तो मैं भी सिलेक्ट हो सकता हूँ। तो इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, आई होप। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्रैक हो सकता है, पूरे चांसेस हैं, बट अगर आप जॉब के साथ या फिर फ्रेशर है, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करें, तो शायद आपको बुक से सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशन करने का तो टाइम ना मिलता हो, तो आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। जैसे एक मास्टर कोर्स है, ये वो कोर्स है जहां पर हम आपको कंप्रेहेंसिवली हर एक कंपोनेंट को कवर करवा रहे हैं। यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस की मदद से, चैप्टर वाइज नोट्स की मदद से और चैप्टर वाइज क्यूज की मदद से आपको कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन एग्जाम की करवा रहे हैं, ताकि आपको एक ही जगह पे सारा सॉल्यूशन मिल जाए और आप उसको फॉलो करके एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस को इंप्रूव कर सकें। सेकंड कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, ये उन कंपोनेंट्स के लिए जो आपने कभी प्रिपेयर नहीं किए, जैसे जीएसएन क्यूआरई जनरली लोगों ने प्रिपेयर कर रखा होता है, बट अकाउंटेंसी, आयरन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी बच्चों ने प्रिपेयर नहीं कर रखा होता। तो यहाँ पर आपको उन कंपोनेंट्स की कंप्रेहेंसिव कवरेज और जो कंपोनेंट आपने कवर कर रखे हैं उनके आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये कोर्स में अगर आपने एनरोल करना है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।